तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो हम लोग का जो फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था बोर्ड एग्जाम को लेकर के, है ना, उसका आज सेकेंड लेक्चर है ना। और हम इस जो लेक्चर जो सीरीज शुरू किए हैं ये प्योर बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके शुरू किए हैं। हम जो भी पढ़ाएंगे केवल वही पढ़ाएंगे, वही टॉपिक पढ़ाएंगे, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जिसको बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है ना। हम वो टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों को पूरा बेसिक से एडवांस तक फिजिक्स पढ़ना है ना, तो आप जो हम सीरीज इसके बाद शुरू करेंगे, जो अगले बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके हम पढ़ाएंगे, है ना, वहाँ एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ उन बच्चों के लिए लेक्चर लेके आए हैं जिनका, है ना, अगले साल अर्थात 2026 में जिनका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है, तो कम समय में ही हम लोग को ज़्यादा चीज़ डिस्कस कर लेना है। ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में, चार्ज के बारे में बात किया था, चार्ज के हिस्ट्री के बारे में बात किया था और चार्ज का जो यूनिट होता है उसके बारे में बात किया था। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को भी डिस्कस किया था कि अगर कोई मतलब एक वस्तु, जो कोई भी वस्तु अगर आवेशित होता है तो उस वस्तु के आवेशित होने के पीछे का वजह जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है तो वस्तु क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनावेशित होता है। इसके अलावा हमने एक बात और बताया था कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो धनावेशित तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसका मास भी घट जाता है ना। और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होता है ना, तो उसका मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये सब चीज़ हम डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। इसके अलावा हमने चार्ज के अलग अलग यूनिट के बारे में बताया था, और उन अलग अलग यूनिट के सब बीच में आपस में क्या संबंध होता है उसको भी हमने डिस्कस किया था। और बोर्ड एग्जाम में यूनिट से रिलेटेड क्या क्या सवाल बनते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज उसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने पिछले अध्याय में, मतलब पिछले लेक्चर में, हम आवेश के डायमेंशन के बारे में नहीं बताए थे, आवेश के बीमा को हम डिस्कस नहीं किए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आवेश के बीमा को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मतलब लगभग ज़्यादा साल ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का सवाल यहाँ से बन जाता है कि आवेश का बीमा क्या है। तो आपको पता होने चाहिए। हमको पता है कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, है ना। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, है ना, अपना समय बर्बाद नहीं किए होंगे, उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ आराम मतलब पता होगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें से अधिकांश टॉपिक को अच्छे से जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिविजन करना बहुत ज़रूरी है ना। कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आप उस चीज़ में परफेक्ट होते चला जाइएगा, है ना। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आवेश का बीमा। आवेश का बीमा, तो आप लोग याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि जो आवेश का बीमा होता है बाबू, आवेश का बीमा क्या होता है, इसको याद रखिएगा कि एटी होता है, या फिर ए के जगह ए ना दे करके इसको देगा आई, तो आई टी भी याद रख सकते हैं। आवेश का बीमा या तो ए टी याद रखिए या आई टी, ये दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ढेर के मन में सवाल चल रहा होगा सर कैसे होता है, तो थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए, हम उसको बता देते हैं। आप लोग को हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। ठीक है। और क्यू होता है चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाता है आई टी। क्या हो जाएगा? आई टी। अब यहीं से आप लोग देख दीजिएगा आई क्या है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो डायमेंशन होता है वो ए से भी दिखा सकते हैं आप, इसको आई से भी दिखा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टी होता है टाइम, टाइम का जो डायमेंशन होता है वो होता है टी। क्या होता है? टी। तो दोनों को अगर एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाता है एटी। तो यही है आपके आवेश का बीमा। आवेश का डायमेंशन क्या होता है? एटी होता है बाबू। ठीक है। चलिए, अब आज हम लोग जो मेन रूप से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे आवेश के गुण के ऊपर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है चार्ज के पास, है ना। तो उसको ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से लगभग
मतलब अधिकांशतः साल सवाल बन जाते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर, या तो डायरेक्ट सवाल बनेंगे या तो इनडायरेक्ट रूप से सवाल बनेंगे, लेकिन कंफर्म बनते ही बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम बात करने वाले हैं आज आवेश के गुण के ऊपर। आवेश का गुण, आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का गुण, ठीक है। तो आवेश के गुण के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहला गुण जो होता है, जैसा कि आपको पता है कि आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है। क्यों अदिश होता है जी? क्योंकि आवेश पदार्थ का एक गुण है। हम पढ़ाए थे कि आवेश पदार्थ का क्या है? गुण है। और गुण कभी भी सदिश नहीं हो सकता है, क्योंकि गुण में डायरेक्शन थोड़े होगा, किधर से गुण है, नहीं ना हो सकता है। तो गुण में डायरेक्शन नहीं होता है। और चूंकि आवेश पदार्थ का एक प्रॉपर्टी है, कोई भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, इसलिए आवेश एक अदिश राशि है ना। तो पहला गुण तो आप यही लिख सकते हैं कि जो आवेश होता है, पहला गुण तो आप यही लिख सकते हैं कि यह एक कैसा राशि है? अदिश राशि है। बहुत कुछ इसमें है, यह एक अदिश राशि है। पहला बात तो हमको यही समझ में आ गया, अदिश राशि है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया जी, आवेश अदिश राशि है, ठीक है। एक बात और, अब एक बात होता है कि अगर आपके पास कोई भी स्केलर क्वांटिटीज होता है, कोई भी अदिश राशि होता है, तो उसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। जो बीजगणितीय योग के नियम होता है उससे आप जोड़ सकते हो। जैसे कि कोई नंबर ले लें 4, 5, 6, है ना। और ये सब स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है सब। अगर इस सबको जोड़ना हो तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, 5, 4, 9 और 9, 6, 15, ठीक है। डायरेक्ट आप जोड़ दिए बीजगणितीय योग के नियम से। जस्ट आवेश भी अदिश राशि है, तो आप इसको भी जोड़ सकते हो, है कि नहीं। बीजगणितीय योग के नियम से आप इसको जोड़ सकते हो, है ना। मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई आपके पास सिस्टम है और उस सिस्टम में 2 या 2 से अधिक चार्ज उपस्थित है, तो उस सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होता है उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है ना। क्या दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरा प्रॉपर्टीज हमने सीखा कि आवेश, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? आवेश बीजगणितीय ये योग के नियम का पालन करता है। आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। अर्थात यहाँ पे एक बात ये भी लिख सकते हैं, अर्थात आवेश क्या होता है? योगात्मक होता है। अर्थात आवेश योगात्मक होता है, योगात्मक होता है। सही है, शिष्ट, समझ में आ गया। मतलब आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, अर्थात जो आवेश होता है वो क्या होता है? योगात्मक होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए इस सिस्टम है मेरे पास, और इस सिस्टम में कुछ चार्ज उपस्थित है, जैसे +4 कूलम, है ना, +3 कूलम और -2 कूलम, है ना, और +4 प्लस कितना कूलम? +5 कूलम। इस सिस्टम में 4 चार्ज उपस्थित है। मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में क्या है? 4 को चार्ज उपस्थित है। अगर हमसे पूछे कि जो सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। कितना कितना को जोड़ेंगे? तो +4 कूलम प्लस +3 कूलम प्लस +5 कूलम प्लस, और यहाँ पे कितना? -2 कूलम, -2 कूलम, सबको जोड़ेंगे। अब जब जोड़ेंगे बाबू तो कितना? 4, 3, 7 और 5, 12, है ना। आइए कितना हो जाएगा? -2, यानी सिस्टम में कितना चार्ज बचा? प्लस का 10 कूलम। इस सिस्टम में कितना चार्ज है? प्लस का 10 कूलम। तो हमने क्या किया? हमने बेसिकली किया क्या? हमने इस सिस्टम के अंदर जो भी चार्जेस उपस्थित है, हमने सब चार्जेस को क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला फाइनल, वो कितना मिला? प्लस का 10 कूलम मिला।
इससे हमको पता ये चला कि आवेश जो होता है योगात्मक होता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है और उस सिस्टम में अगर कुछ चार्जेस उपस्थित है और अगर उस सिस्टम में कुल आवेश पूछा जाएगा, उस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तो आप कुछ मत कीजिए, उसके अंदर जितना भी आवेश उपस्थित है आप उन सभी आवेशों को योग कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, वही उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आया कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, योगात्मक होता है। ठीक है, तीसरा एक प्रॉपर्टी जो है, तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, आवेश जो होता है, आवेश जो होता है क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत, अर्थात 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 कहने का मतलब क्या है कि आवेश क्वांटमीकरण होता है ना। तीसरा बात समझ में आया कि आवेश आवेश क्वांटमीकृत होता है। अब कहा कि सर जी क्वांटमीकृत क्या है, तो उसके लिए हमको एक चीज समझना पड़ेगा, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटमीकृत से वहां क्लियर हो जाएगा। आवेश क्वांटमीकृत होता है, हमने लिखवाया। अब इससे हमको समझना पड़ेगा सर क्वांटमीकृत क्या होता है, तो उसको ध्यान से देखिए। तो हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, क्या समझते हैं आप आवेश के क्वांटमीकरण से? तो देख, आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब है कि कोई भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मौलिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। दैट मीन्स क्या कि आवेश को आप अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आवेश जो है, आवेश को आप अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट से या तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वस्तु से आप 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पौने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, है ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मौलिक आवेश होता है, और कोई भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होता है वो मौलिक आवेश के ही पूर्ण गुणज के रूप में होता है ना। मतलब मौलिक आवेश को आप अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, आवेश का क्वांटमीकरण यही कहता है कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होता है वो मूल आवेश, है ना, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्या बोल रहे हैं हम, बोलता है क्या कि किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण, किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण मौलिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप में होता है अर्थात क्या, अर्थात आवेश को अनिश्चित, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, क्या बोला कि किसी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होगा वो मौलिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वस्तु है,
मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जो चार्ज का परिमाण होगा, मौलिक आवेश क्या, तो मौलिक आवेश कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को। ये बात आप लोग याद जानिएगा कि मौलिक आवेश जो होता है, मौलिक आवेश किसको कहा जाता है, तो मौलिक आवेश कहा जाता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है मौलिक आवेश, ठीक है ना। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस पर आवेश का जो परिमाण होगा, मौलिक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कहने का मतलब है कि आप इस वस्तु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इस वस्तु से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकालें तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने पर कोई भी वस्तु पर धनात्मक आवेश आता है, ये आप भी जानते हैं। अगर इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके बराबर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 को निकालेंगे तो प्लस 2e, 3 निकालेंगे तो प्लस 3e, 4 को निकालेंगे तो प्लस 4e, और ऐसे करते अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इस पर जो चार्ज आएगा प्लस Ne आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस वस्तु से हम 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, 2.25 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इससे 1.5, 2.25, 2.5 इलेक्ट्रॉन, है ना, अनिश्चित रूप में चार्ज को विभाजित नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि हम इससे प्लस 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल, मतलब इससे 3/2 मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर प्लस 3/2 चार्ज आ जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंडामेंटल मौलिक आवेश को ही सबसे छोटा चार्ज कंसिडर किया गया है। तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, और है कि नहीं बात, तो इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि इससे छोटे मतलब इससे छोटे चार्ज नहीं होते, होते हैं, उनको क्वार्क कहा जाता है, लेकिन फिजिक्स में उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। फिजिक्स में सबसे छोटा चार्ज अगर कोई है तो वह इलेक्ट्रॉन, तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे तोड़ सकते हैं, है कि नहीं बात। तो इसलिए पहले ही मना कर देता है कि कोई भी मतलब जो मौलिक आवेश होता है उसको आप अनिश्चित रूप में नहीं विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन निकालने के कंडीशन में हुआ। अगर यही ऑब्जेक्ट को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे, तब मान लीजिए इस वस्तु को हम 1 इलेक्ट्रॉन दें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर चार्ज कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन आएगा निगेटिव में, क्योंकि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पर कितना चार्ज आया, -c। 2 को ग्रहण करेगा तो -2e, 3 को तो -3e, है ना, 4 ग्रहण करेगा तो -4e, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का Ne। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इस वस्तु पर जो चार्ज का परिमाण हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो प्लस Ne हो सकता है या फिर -Ne हो सकता है। मतलब इस वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होगा, आवेश वो क्या हो सकता है, प्लस Ne होगा या फिर -Ne होगा, ठीक है। जहाँ पे n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है ना। जहाँ n का जो वैल्यू होगा, जहाँ n का वैल्यू जो होगा कितना होगा, n बराबर होगा 1, 2, 3, 4, देखिए पूर्ण गुणज है, सब पूर्णांक है। समझ में आ रहा है ना। मतलब इस वस्तु पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस Ne या फिर -Ne के रूप में होगा, और इसी को कहा जाता है, इसी गुण को कहा जाता है आवेश का क्वांटमीकरण, और चार्ज जो होता है वो क्वांटमीकृत होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से अलग से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछ सकता है, नॉर्मल है, पूछ सकता है। सवाल क्या पूछा हमसे, देख लेते हैं, लगे आते सवाल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा कि क्या किसी वस्तु से कितना, क्या किसी वस्तु पर लिख लेते हैं, क्या किसी वस्तु पर, है ना, 6.4 गुना 10⁻18, है ना, कूलम का आवेश संभव है। सवाल इसमें क्या बना कि क्या किसी वस्तु पर 6.4 गुना 10⁻18 कूलम का आवेश संभव है। देखते हैं, सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो अगर इसका हल करें हम, ध्यान से देखिएगा, कितना कूलम का आवेश पूछा है, मतलब चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, 6.4 गुना 10⁻18 कूलम। अच्छा, हमको क्या पता है, Q बराबर N ही पता है, और हमको ये भी पता है कि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा,
और ई जो है ना, ई वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है कि नहीं बात। तो अगर हम इस फॉर्मूला से एन का वैल्यू निकालें और अगर एन का वैल्यू क्या आया, पूर्णांक के रूप में आया, पूर्णांक संख्या आया, तब तो कहेंगे हम कि हाँ इतना कूलम्ब का आवेश संभव है। लेकिन अगर एन का मान पूर्णांक संख्या नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं इतना आवेश संभव नहीं है। जैसे क्या हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है NE। प्लस माइनस सर, हाँ हो सकता प्लस माइनस होता है, लेकिन आप बेसिकली परिमाण के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज दिया पॉजिटिव में ही दिया है, ठीक है, तो पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना दिया है, 6.4 गुना 10 के पावर 18 इक्वल टू N तो हम निकालेंगे और पता है आपको E का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। आप लोग ये जानते हैं बात, है ना। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लिखवाए थे पीछे, और नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इस पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें, तो अगर n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम बाबू, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6.4 गुना 10 के पावर कितना 18, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19। सही है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 4 बार में कट जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 10 के पावर 18 गुना 10 के पावर 19, तो कितना आ जाएगा 4 गुना 10 के पावर कितना आ गया 18, 19 जोड़ेंगे तो 18 गुना 36 1 37। पता है इंटीजर है कि नहीं है, बट इतना इलेक्ट्रॉन का फासला है। अगर कोई बॉडी से हम 4 गुना 10 के पावर 37 को इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस पर इतना चार्ज आ जाएगा, है ना। तो बताइए ये पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक संख्या है, हाँ। तो अगर ये पूर्णांक संख्या है तो क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है कि नहीं है, है कि नहीं है, हाँ। तो हम क्या बोल देंगे, तो n बराबर इतना आया, और चूंकि ये पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है ये, ठीक है ना। और अगर ये पूर्णांक संख्या है तो बोल देंगे कि हाँ, हाँ सिंपल बात, इतना इस वस्तु पर इतना आवेश संभव है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल बनता है ना। एक सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत पॉपुलर सवाल है, इसी टॉपिक से रिलेटेड बनता है, क्या बनता है उसको भी देख लीजिए। सवाल बनता है आपका कि निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। निम्न में से यदि ऐसे बनता है सवाल कि यदि Q बराबर NE हो तो निम्न में से कौन सा मान, निम्न में से कौन सा n का मान संभव नहीं है, n का मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। सवाल बनता है ऐसा, ऑप्शन रहेगा, पहला मान लीजिए दे दिया 2, दूसरा 10, तीसरा दे दिया 6.4 और चौथा नन। क्या टिक कीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा n का मान संभव नहीं है। अब एक बात बताइए, Q बराबर NE में हमको पता है कि n जो होता है, n हमेशा एक पूर्णांक होता है, n क्या होता है पूर्णांक होता है। अब इसमें से आप ढूंढिए कि कौन सा वैल्यू जो है वो पूर्णांक नहीं है। 2 पूर्णांक संख्या, जी हाँ है। 10 पूर्णांक है, हाँ है। क्या 6.4 पूर्णांक है, नहीं, 6.4 पूर्णांक नहीं है, और यही n का वैल्यू संभव नहीं होगा, मतलब मेरा ऑप्शन यही है करेक्ट 6.4। इस तरह का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, दोनों तरह का सवाल हम डिस्कस कर लिए आवेश के क्वांटमीकरण पर, ठीक है। तो आवेश का गुण जब आएगा तो पहला गुण आप लिखेंगे कि सेकंड गुण के बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, तीसरा आवेश के क्वांटमीकरण, है ना। आवेश क्या होता है क्वांटमीकृत होता है। तीसरा अगर गुण पे आए हम, थर्ड प्रॉपर्टी पे आए, तो थर्ड प्रॉपर्टी नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो चौथा गुण क्या होता है, चौथा गुण भी आप समझिए आवेश का, आराम से समझिए। चौथा गुण ये होता है कि जो आवेश होता है संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है, अर्थात आवेश संरक्षित होता है, ठीक है। अब इस संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या है डिस्कस करते हैं, पहले लिख लेते हैं। चौथा गुण ये है कि आवेश जो होता है, आवेश
संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है, अर्थात आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है, अर्थात क्या होता है? आवेश संरक्षित होता है। सवाल है सर, संरक्षण सिद्धांत के नियम क्या है, उसको थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अगर संरक्षण सिद्धांत का नियम देखें हम, आवेश लिख देते हैं, संरक्षण सिद्धांत का नियम। संरक्षण सिद्धांत का नियम ये बोलता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है ना। अगर क्या बोलता है, आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है। या फिर संरक्षण सिद्धांत का नियम ये बोलता है कि अगर कोई आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है, तो विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ये लिखते हैं अपन, संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या बोलता है कि आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम अर्थात विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। मतलब क्या? मतलब ये जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सर एकदम तन्हाई में रहने वाला सिस्टम है कि नहीं बात? जैसे आप लोग अभी तन्हाई में जीवन गुजार रहे होंगे, उसी प्रकार से एक सिस्टम होता है तन्हाई में रहने वाला, अकेला, है ना। और इस सिस्टम के अंतर्गत कुछ चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए +4 कूलम का चार्ज है, +5 कूलम का चार्ज है, -3 कूलम का चार्ज है। इसके अंदर 3 चार्जेस है। हमने क्या किया, इस आइसोलेटेड सिस्टम के साथ हमने क्या किया, कुछ किया, हाँ, कुछ किया। मतलब ऐसा था, डो हिला दिए, हिला के इसको छोड़ दिया, और जैसे कुछ किया तो ये जो चार्ज है इधर उधर हो गया। अब चार्ज जो इधर उधर टूट गया, इधर उधर बिखर गया, तो अब इसके अंदर मान लीजिए 4 चार्ज आ गया, एक +2 कूलम का, एक +3 कूलम का, एक प्लस कितना 5 कूलम का। तो चौथा चार्ज कितना होगा? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत का नियम क्या बोलता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है संरक्षित होता है। कहने का मतलब क्या है कि जितना पहले चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज होगा। आप कुछ कीजिए या बहुत कुछ कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले चार्ज कितना था जी? तो पहले अगर इस पर टोटल चार्ज निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 4 कूलम प्लस का 5 कूलम और माइनस का 3 कूलम, नहीं था। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 6 कूलम का चार्ज था पहले, +6 कूलम का, है ना। प्लस पहले कितना कूलम चार्ज था? +6 कूलम। तो अभी भी +6 होगा। तो कितना है देखिए, बताइए। 5 2 7 7 और 3 10 है ना, लेकिन रहना है कितना? 6। तो कितना करना पड़ेगा? ये पर आया होगा -4 कूलम का चार्ज, अभी जोड़िए, ये हो जाएगा 6 कूलम का चार्ज +6 कूलम, है ना। 5 3 8 2 10 10 में 4 कितना? +6 कूलम का चार्ज अभी भी है। तो ये है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या बोलता है, इसको देखिए। आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम बोलता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का नियम, या फिर इसको संरक्षण सिद्धांत का नियम, जो लिखना है लिख सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि ये बोलता है कि किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है।
अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है अर्थात और न ही नष्ट किया जा सकता है ना। अर्थात करके अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं हम, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये तीसरा बात। तो ये चौथा प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि आवेश को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात आवेश जो होता है वो संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करता है ना। अर्थात आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है। चलिए ठीक, आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद अपन इसको मिटाते हैं। लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए आगे क्या हुआ, 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिया। 5वां प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो आप उस ऑब्जेक्ट को कितना भी वेग से गति कराएंगे तो उसके चार्ज के मान में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। मतलब कोई भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होता है वह उसके वेग के साथ नहीं बदलता है ना। मतलब 5वां प्रॉपर्टी है कि किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण, कोई भी वस्तु पर आवेश का परिमाण उसके वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। क्या, कोई भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण है वह उसके वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, कुछ में है, रेस्ट में है, और इस पर मान लीजिए +4 कूलम्ब का चार्ज है। तो अगर यही ऑब्जेक्ट गति करना शुरू कर दे, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट अगर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर गति करना शुरू कर दे तो गति करने से इसके आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर रेस्ट के समय इस पर चार्ज 4 कूलम्ब था तो अगर ये गति की अवस्था में आ जाएगा तब भी इस पर आवेश के कूलम्ब रहेगा प्लस का 4 ही कूलम्ब रहेगा। मतलब गति की अवस्था में आने से इस पर के आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो चार्ज जो होता है, तो चार्ज जो रेस्ट के टाइम जो चार्ज होता है और जो मोशन के टाइम जो चार्ज होता है ना, वो दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये है इसका 5वां प्रॉपर्टी, ठीक। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु जिस पर मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो उस पर चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। जो वस्तु के पास द्रव्यमान होगा उसी के पास चार्ज होगा, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं होगा उसके पास चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वस्तु पर चार्ज कब होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से। या तो वह वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तब, या तो वह वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तब। और इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण जब कोई वस्तु करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ उसके मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा,
है कि नहीं बात। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके चार्ज अपने ऊपर लाता है तो क्या होगा, उसका मास बढ़ जाएगा। और अगर कोई वस्तु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उसके ऊपर मतलब अपने ऊपर चार्ज डेवलप करता है तो उसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम पिछले लेक्चर में इसको समझाए, ढंग से समझाए हैं, है कि नहीं बात। तो बात वही है कि अगर कोई वस्तु जिसके पास कोई द्रव्यमान नहीं है, मासलेस है, जो उसके पास चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक बात हम लिख रहे हैं क्या, छठा प्रॉपर्टी क्या है कि द्रव्यमानहीन या द्रव्यमान विहीन वस्तु के पास आवेश संभव नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि द्रव्यमान विहीन अर्थात मासलेस वस्तु के पास है ना, द्रव्यमान विहीन वस्तु पर आवेश संभव नहीं है, द्रव्यमान विहीन वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। ठीक है, जैसे सर कौन ऐसा वस्तु है, कौन ऐसा चीज है जो मासलेस है, जिस पर आवेश संभव नहीं है। तो आप लोग जानते हैं, है ना, कि लाइट का जो पार्टिकल होता है, न्यूटन साहब जो बताए थे कि जो प्रकाश का जो क्या होता है, कण होता है, जिसको आप फोटोन बोलते हैं, है ना, उस फोटोन के पास मास नहीं होता है, मासलेस होता है। और चूंकि फोटोन मासलेस होता है इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक बात समझाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बोल दे कि कौन सा ऐसा कण है भाई, तो याद रखिएगा फोटोन। और इस सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि क्या फोटोन पर आवेश संभव है, बोलेंगे नहीं। क्यों संभव नहीं है भाई, तो फोटोन एक द्रव्यमान विहीन कण है, और चूंकि फोटोन द्रव्यमान विहीन कण है इसलिए फोटोन के पास आवेश संभव नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आज इतना हम बताएं। उम्मीद करते हैं चार्ज का एक एक प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम एक दिन में 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे हम फिजिक्स का एक दिन में 2 लेक्चर प्रोवाइड करें, और दोनों में जितना भी टॉपिक, एक टॉपिक या 2 टॉपिक हम पकड़ के पढ़ाएंगे, उसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना कितना है, मतलब कम पढ़ के और उस चीज को पूरा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम मान लीजिए पूरा चीज पढ़ लिए, एक दिन में पूरा किताब खत्म कर दिया, एक चैप्टर खत्म कर दिया, समझ में कुछ नहीं आया, उससे फायदा नहीं, मिला जुला के रिजल्ट 0 रहने वाला है। तो कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए पूरा आपको एकदम एक एक चीज एकदम समझ में आ जाना चाहिए, कि उसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। ज्यादा नहीं, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल है ना। अगर इस साल भी डबल रहा तो बहुत बढ़िया, और डबल रहा क्वेश्चन तो आप आधा ही सिलेबस कवर करके आप बोर्ड एग्जाम का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, है कि नहीं बात। तो आप लोग इसी तरह से एक एक टॉपिक को हम पढ़ते रहिए। हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक या 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन ढंग से डिस्कस करेंगे, और एक बार उसको आप पढ़ लीजिए, एकदम दिमाग में आपको सेट हो जाएगा, उस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।